गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज से हम लोग ऑडिट का इंटीग्रेटेड केस सिनेरियोज शुरू करने वाले हैं। जैसा कि लॉ में आपने देखा था कि हम जब इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करते हैं, वी आर एबल टू रिकैप्चुलेट ऑल द थियोरेटिकल प्रोविजंस इन अ बेटर वे। और जो उस समय गलती होती है, मैंने आपको बोला है, आप अपने मेन बुक को खोलकर उसमें ऐसे स्टार लगा के लिखा करिए एमसीक्यू। तो उससे क्या होता है, व्हेन यू रीड योर मेन बुक यू कैन फोकस ऑन विच एरियाज यू कैन गेट इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज। इसका मतलब ये नहीं है कि बस वही करके जाना है, बट एटलीस्ट जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने अपने इस मॉडल पेपर में, अपने आरटीपी में और इस टाइप के बुक्स में प्रेजेंट किया है, दोज क्वेश्चंस आर नॉट मिस्ड एट एनी कॉस्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेम एनर्जी एंड द सेम अप्रोच कि आप जब इन पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं उस समय यू विल नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस, ताकि when you get the questions below you can relate, you can track at which portion, in which portion of the paragraph that particular question is being asked. Okay, let us start. Mr. Lakshman is appointed as statutory auditor of Best Limited for the financial year ended 31st March 2020. During the course of audit, it was found that few doubtful transactions had been committed by finance manager who retired in March 2020. The fraud was going on since last 4 to 5 years and the total amount misappropriated is 75 lakhs. Balance sheet of Best Limited reflected a cash balance of 7 crores. The company has taken a loan of 2 crores from the bank despite of the huge cash balance with the company. क्या लिखा है? Balance sheet reflected a cash balance of 7 crores and the company has taken a 2 crores loan despite of the huge cash balance. कंपनी ने एक लोन भी लिया है 2 करोड़ का. Also, the Companies Act puts some burden, some duties on auditors to report matters to central government in the case of fraud. कुछ matters आप directly central government को report करते हैं. On the basis of above facts, answer below questions in relation to Mr. Lakshman's role and duties while conducting the statutory audit of Best Limited. पहला question, Mr. Lakshman shall obtain dash that the financial statements are free from fraud and misstatements. और ये हम सभी जानते हैं, Audit is not an absolute assurance, it is a reasonable assurance. जो आपको आंसर्स में भी दिख रहा है, इसमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ा. Not a second thought was required because this was the first class of audit which was repeated in almost 5 to 6 classes, that audit gives us reasonable assurance. एक चीज इसी बात पे याद दिलाना चाहूंगा that reasonable assurance is also a high level of assurance, 70 to 90%. Absolute assurance is a 100% assurance. रीजनेबल लेवल अगर चूज करने दे दे कि हाई लेवल है या लो लेवल है, तो कई लोग उसको लो लेवल सोचते हैं. दैट्स नॉट द केस. इवन रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस इज ऑल्सो अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाते हैं. कोई रीजन याद करके बता सकता है? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. नेक्स्ट, Mr. Lakshman suspects that cash payments were inflated out of the below. What could be the probable reason for such inflated cash payments? तो मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट इन्फ्लेटेड वाउचर्स, वेरी वेरी सिंपल, सेकेंड थॉट भी नहीं आया. मैंने एक चीज देखा कि ऑडिट के जो एमसीक्यूज हैं, इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज, दे आर वेरी इजी कंपेयर टू लॉ. 5 में से 3 तो आप थोड़ा सा भी अगर ऑडिट का क्लासेस अटेंटिवली सुने तो आप क्रैक कर लेते हैं. 2 में हो सकता है आपको सोचना पड़े. व्हाट आई नोटिस दैट ये ऑडिट के एमसीक्यूज में दे आर आस्किंग क्वेश्चंस ऑन वन चैप्टर जो आप कभी ना कभी करोगे अगर पेंडिंग है, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. वहां से बहुत सारे इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज हैं, लिख लीजिएगा. एंड बैंक ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाले चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं. तो यू मस्ट थॉरोली प्रिपेयर दैट चैप्टर. As per section 143 of the Companies Act, subsection 12 and rule 13, Mr. Lakshman will report the matter to the audit committee constituted under this or to the board within such time and such manner as prescribed. एक में लिखा हुआ है ऑडिट कमिटी को ही सिर्फ करेगा, एक में लिखा है ऑडिट कमिटी एंड ऑल्सो टू द बोर्ड. या ऑप्शन और को हमने चूज किया है, अभी दिखाऊंगा, या रिपोर्ट सिर्फ बोर्ड को करेगा. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और अब इसके पीछे और के पीछे क्या लॉजिक है? आई विल टेक यू टू दैट एंटायर चार्ट ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12. गिव मी अ मोमेंट प्लीज. Owing to dash limitations of audit, हम लोग वापस आएंगे थर्ड क्वेश्चन में. Inherent limitations of audit, there is a risk that some material misstatements will not be detected. Okay, there is unavoidable risk, मतलब इसको कोई avoid नहीं कर सकता है, ये तो होगा ही होगा. Even though audit is properly planned and performed, कुछ limitations
इनहेरेंट लिमिटेशंस ऐसी होती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे व्हाट आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट? याद है आपको, ऑडिट इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट, ये बहुत बड़ा इनहेरेंट लिमिटेशन है। ट्रांजैक्शंस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि कुछ गलतियां तो पकड़ में नहीं आती, दैट्स अनअवॉइडेबल। ऐसे करके छोटी छोटी गलतियां और भी हो सकती हैं यहां पर, जो कि अनअवॉइडेबल हो जाती हैं। ओके, तो हमने पहले पढ़ा था टेस्ट नेचर ऑफ ऑडिट, ह्यूमन जजमेंट इज इन्वॉल्व इन ऑडिट, फिर इतना एक टाइम फ्रेम के अंदर हमें अपने ऑडिट रिपोर्ट रेडी करनी पड़ती है, दैट्स नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर इट टाइमली। As an auditor, what conclusion can Mr. Lakshman draw looking at the huge cash reserve of the company and corresponding bank loan? कैसा conclusion वो draw कर सकता है? As an auditor, लिखा है report this matter to central government. No. Report the matter to CARO 2020. ऐसा तो कुछ नहीं है। नाउ यहाँ पे कैश रिजर्व्स बहुत है, फिर भी बैंक लोन लिया जा रहा है, तो मेरे मन में ख्याल आता है कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो आई हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड। दिस इज अ प्रॉपर आंसर। नाउ आई टोल्ड यू कि 143.12 में जो ऑडिटर की ड्यूटी होती है, इसको मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, जब तक आप अपनी बुक्स भी खोल लीजिए। ओपन योर बुक्स वेयर यू हैव वन सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। यस, देखिए उसमें लिखा था कि क्या दोनों को रिपोर्ट करना होता है, ऑडिट कमेटी या बोर्ड। तो देखिए ये आपके इंस्टीट्यूट की मैट को मैं खोला हूं एक बार, सीए इंस्टीट्यूट की या जो भी इंस्टीट्यूट आपके सीएमए में भी है। लिखा है कि इफ द फ्रॉड इज लेस देन 1 करोड़ तो क्या करना है, एंड इफ द फ्रॉड इज 1 करोड़ और अबव, ठीक है। देखो, रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑब्लिक ऑडिट कमेटी, यानी दोनों को नहीं है, दोनों में से एक को। ओके, विद इन 2 days ऑफ द नॉलेज, जिन कंपनी में ऑडिट कमेटी है वहां पर ऑडिट कमेटी को ही रिपोर्ट करेंगे, फ्रॉड पता लगने के 2 दिन के अंदर। ये चीज दोनों में होता है। तो इवन यू कैन गेट एमसीक्यू ऑन दिस, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी डेवलप करा रहा हूं इस वन फ्रॉड रिपोर्टिंग के मैटर को लेकर। एंड दिस इज एक्चुअली इंडिविजुअल फ्रॉड। एंड व्हाट टाइप ऑफ फ्रॉड वी वर कंसिडरिंग? इंडिविजुअल फ्रॉड अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज। और जब लेस देन 1 करोड़ होता है तो बोर्ड्स रिपोर्ट में डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, रिमेडियल एक्शंस टेकन। और अगर फ्रॉड 1 करोड़ एंड अबव होता है, then within 2 days of the knowledge you have to report to the board. Seeking reply within 45 days, 45 दिन के अंदर, within 45 days उनके रिप्लाई हमें लेने पड़ेंगे। रिप्लाई रिसीव विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, विद इन 2 days उनको हम इन्फॉर्म करेंगे। एंड वो हमसे जब कोई रिप्लाई मांगते हैं, मतलब हम उनसे रिप्लाई भी मांगते हैं, 45 दिन के अंदर उनके रिप्लाई हमारे पास आ जाने चाहिए। और अगर नहीं आते हैं, और अगर आ भी जाते हैं, तो विद इन 15 days वी हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उनके रिपोर्ट, उनके रिप्लाईज के साथ, ओके। और उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है विद इन 45 days, तो हम वैसे भी रिपोर्ट कर देंगे। और अगर रिप्लाई आ जाता है तो विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग द रिप्लाई। तो ये याद रखना कि उनसे रिप्लाई मांगने का टाइम इन 1 करोड़ अबव इट इज 45 days, और रिप्लाई आने के 15 दिन के अंदर आप खबर देंगे। 3 टाइप के टाइमलाइंस आ सकते हैं कि उनको आप बोर्ड को कितने टाइम के अंदर रिपोर्ट करोगे, दोनों ही केस में 2 days, 45 days, 15 days। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका रिप्लाई आप कितने दिन के अंदर सीख करते हो? 45 दिन। आप फिर रिपोर्ट कब करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को? 15 दिन के अंदर। ये मेरे बुक में भी था। तो मैंने आपको 3 MCQs और यहां डेवलप कराया है, तो यू मस्ट राइट इन योर बुक्स, वॉल्यूम 1B या जहां पर भी था, आपको वहां पर भी लिखना चाहिए इन चीजों को। मुझे सिर्फ रिपोर्ट करना, इफ इज लेस दैन 1 करोड़ तो मुझे सिर्फ रिपोर्ट ही करना है। आई डोंट हैव टू इन्फॉर्म, आगे मुझे इन्फॉर्म करने की दरकार नहीं है। ओके, रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी और द बोर्ड, वेट। और ये 2 दिन के अंदर जैसे मुझे पता चलेगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। पर यहां पर मैं उनके रिप्लाई का वेट करूंगा फॉर 45 days। रिप्लाई आने के 15 दिन के अंदर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट के साथ, उनके रिप्लाईज, ऑब्जर्वेशंस के साथ भेजूंगा बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट विद एडी एंड मेल। एक ईमेल भी जाएगा दैट यस वी हैव डिस्पैच्ड टू यू बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। So this question helped us to revise 2-3 other MCQs also. So what you should write here, revise timelines
ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, 2 days कहाँ पे था, 45 days कहाँ था, लिख रहे हो? ये बहुत आपको 3 MCQs और नया डेवलप कर दिए हम लोग यहाँ पर. ओके, रिवाइज टाइमलाइंस ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऐसे हमें आता था. एंड दिस इज इंडिविजुअल फ्रॉड, दैट इज 1 करोड़ से ज़्यादा का जो हो रहा है यहाँ पर अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज. स्टार्ट राइटिंग प्लीज, लिखना शुरू करिए. यस, लिख लिया आपने? ओके. नाउ एक चीज और मैं आपको यहां पर अभी लेके जाता हूं इन माय वॉल्यूम 1 भी अगेन, कि इवन ब्रांच ऑडिटर ऑडिट के दौरान अगर कोई इस टाइप का मटेरियल फ्रॉड ऑफ 1 करोड़ और मोर अगेंस्ट द कंपनी देखता है, इवन अ ब्रांच ऑडिटर हैज अ ड्यूटी टू रिपोर्ट टू द स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल ऑडिटर. नाउ एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देगा, आप तो पढ़ के गए हैं बस फ्रॉड 1 करोड़ और मोर अगेंस्ट द कंपनी बाय ऑफिसर्स. इंटरनल ऑडिटर अगर नोटिस करता है, दे डोंट हैव टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन. टैक्स ऑडिटर्स अंडर आईटी एक्ट, उनको भी ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 उनको भी अप्लाई नहीं करता है. ओके. नाउ अब आप बोल रहे हैं इंडिविजुअल फ्रॉड, तो सीए इंस्टीट्यूट का एक बार एक क्लैरिफिकेशन आया था कुछ साल पहले, जहां पे उन्होंने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि अगर स्मॉल फ्रॉड्स ऑफ सिमिलर टाइप since last few years collectively crosses 1 करोड़, यानी कि 25 लाख सिमिलर टाइप के स्मॉल अमाउंट्स होते जा रहे हैं, तो वो भी रिपोर्ट होंगे. यस, आप तो बस लकीर के फकीर हो गए. इंडिविजुअल फ्रॉड, बट स्मॉल फ्रॉड्स बट सिमिलर टाइप के भी होने चाहिए. अगर स्मॉल फ्रॉड्स अलग अलग टाइप के हो रहे हैं लास्ट कई साल से, उसको मुझे ऐड नहीं करना है. बट स्मॉल फ्रॉड्स ऑफ सिमिलर टाइप which is occurring in tranches, they will be added, and if collectively it crosses 1 crore or more, even that will be reported. So this class is a very interesting class. और अब आप समझ गए MCQ ऑडिट का भी क्यों देखना जरूरी है. This is not that type of MCQ class. बस पीछे का आंसर क्या है, ए या बी, और मैं जोर से बोल दूं ए, और आप भी खुश हो जाएं कि हमने बहुत जोशीला MCQ क्लास किया है. हमें होशीला MCQ क्लास करना है, होश में करना है. ऐसा होशीला कोई वर्ड नहीं होता, मैंने जस्ट यूज किया है. होश में आपको पुराने चीजों को समेटते हुए करना है. दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग MCQ, नॉट एट द एंड ऑफ द सिलेबस, बट एक बार हो जाने के बाद आप हाथों हाथ थ्योरी पढ़ने के बाद इसको करेंगे. एंड ऑफ द सिलेबस तो लोग फिर लास्ट 10 days सोचते हैं MCQ करेंगे. हाउ कैन यू डू दिस? 30 मार्क्स का MCQ, इट्स अ वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ योर सिलेबस, ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. सो यू शुड डू इट साइमल्टेनियसली 1-1.5 महीना पहले ही, ताकि आप नोट कर सके कि कहाँ कहाँ आपको क्वेरी और प्रॉब्लम आता है. सो आई एम अज्यूमिंग यू हैव नोटेड दीज थिंग्स अर्लियर ऑल्सो. Thank you.